नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सामाजिक संगठन के बारे में बात करेंगे और यह विषय समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। सामाजिक संगठन पर बात करने के पहले हम संगठन को समझने का प्रयास करेंगे। संगठन क्या है और फिर हम सामाजिक संगठन की बात करेंगे। संगठन एक समूह है जो निश्चित लक्ष्य या लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। संगठन की प्रकृति काफ़ी हद तक स्थायी होती है। इसमें मान्यताओं की एक व्यवस्था होती है जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए आवश्यक है। संगठन का तात्पर्य संगठित करने से है। साथ ही यह उन अंगों को, जिन अंगों को संगठित किया गया है, उनमें कार्यात्मक संतुलन की बात करता है, कार्यात्मक संतुलन की ओर संकेत करता है। उदाहरण के लिए मानव शरीर को लिया जा सकता है। समस्त मानव शरीर में हाथ, पैर, आँख, नाक, कान आदि विभिन्न इकाइयाँ पाई जाती हैं, परंतु मानव शरीर इन विभिन्न इकाइयों का एक संगठित रूप है। यदि शरीर के सभी अंग अपना कार्य सुचारू रूप से करते हैं, सुचारू ढंग से करते हैं, तो कहा जा सकता है कि शरीर संगठित है। अन्यथा की स्थिति में शरीर यदि सुचारू रूप से अपने कार्यों का संचालन नहीं करता तो शरीर विघटित है और बीमारी की अवस्था है। कार्यात्मक संतुलन ही संगठन का आधार है। संगठन एक सामाजिक इकाई है, एक व्यक्तियों का संग्रह है जिसका निर्माण किसी विशिष्ट लक्ष्य को या लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। संगठन एक सापेक्ष अवधारणा है। इसका तात्पर्य यह है कि किसी भी समाज में ना तो पूर्ण संगठन की स्थिति पाई जाती है और ना ही पूर्ण विघटन की स्थिति पाई जाती है। जब किसी समय समग्र की इकाइयां सुसंबद्ध रूप से, नियमित रूप से, वैधानिक ढंग से एकाकार हो जाती हैं, तब संगठन का जन्म होता है। इस स्थिति में प्रत्येक नियामक इकाई अपने अपने निर्धारित स्थान पर उससे अपेक्षित कार्यों को करते हुए उस समग्र की एकता को बनाए रखती है और इसी के परिणाम स्वरूप उस संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने में प्रत्येक इकाई अपना योग देती है। इसे घड़ी के उदाहरण द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। समाज सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था है। संगठन की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए समाज में व्यक्तियों को दो भागों में बांटा गया है, सामाजिक और समाज विरोधी। समाज विरोधी व्यक्ति भी सामाजिक है, भले ही उससे समाज को खतरा हो। यह भी व्यक्तियों का एक संगठन है, क्योंकि उन व्यक्तियों के मध्य भी एक अंतःक्रिया पाई जाती है। सामाजिक संगठन के लिए 3 तत्वों का होना आवश्यक है। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना। अकेले एक व्यक्ति किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं कर सकता, सामाजिक क्रिया नहीं कर सकता। यदि कोई व्यक्ति अकेले कोई क्रिया करता भी है तो उसका कोई भी प्रभाव अन्य व्यक्तियों पर नहीं पड़ता है। अकेला व्यक्ति इसी कारण से किसी प्रकार का कोई संगठन नहीं बना सकता। कम से कम 2 व्यक्ति मिलकर जब सामाजिक क्रियाएं संपादित करते हैं, उसके परिणाम स्वरूप किसी उद्देश्य की पूर्ति होती है, किसी लक्ष्य की पूर्ति होती है, किसी संगठन का निर्माण होता है। दूसरी विशेषता है समानता। समानता का तात्पर्य है उद्देश्यों की समानता। जब व्यक्ति कोई संगठन बनाना चाहते हैं तब वह संगठन तभी स्थायी रह सकता है जब उस संगठन के सदस्यों के मध्य उद्देश्यों की समानता हो। यदि उद्देश्यों की समानता नहीं होगी तब वह संगठन लंबे समय तक नहीं चल सकेगा। अगली विशेषता है जागरूकता। अगला आधार तत्व है जागरूकता। जागरूकता का तात्पर्य है चेतना। चेतना के अभाव में किसी भी प्रकार का संगठन नहीं बनाया जा सकता और ना ही उसे अगर बना लिया गया है तो स्थायित्व प्रदान किया जा सकता है। तो संगठन को बनाने और उसके स्थायित्व के लिए सदस्यों का संगठन के उद्देश्यों, लक्ष्यों के प्रति जागरूक होना और उन उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जागरूक स्थिति में सहयोग प्रदान करना आवश्यक होता है। सामाजिक संगठन समाज का आधार है।
इसके अभाव में समाज अपना कार्यात्मक संतुलन खो देता है और समाज सामाजिक विघटन की स्थिति को प्राप्त करता है। सामाजिक संगठन इकाइयों के मध्य कार्यात्मक संतुलन की स्थिति है जिसका निर्माण निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया गया है। समाज अनेक समूहों, अनेक संस्थाओं का योग है। यही समूह और संस्थाएं अपना कार्य करते हुए, अपना निश्चित कार्य करते हुए, मान्यता प्राप्त उद्देश्यों को ध्यान में रखकर कार्य करते हुए जब लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सहयोग करती हैं, तब सामाजिक संगठन कहा जा सकता है। सामाजिक संगठन पर समाज का नियंत्रण होता है, व्यक्तियों पर समाज का नियंत्रण होता है और सामाजिक मान्यताओं के अनुसार संगठन अपनी गतिविधियों का संचालन करता है। इलियट और मेरिल के अनुसार सामाजिक संगठन वह दशा या स्थिति है जबकि एक समाज की विभिन्न संस्थाएं अपने पूर्व निर्धारित और मान्यता प्राप्त उद्देश्यों के अनुसार कार्य करती हैं। इलियट और मेरिल के अनुसार संगठन की अवस्था तभी उत्पन्न होती है जब समाज की संस्थाएं अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करती हैं, पूर्व निर्धारित कार्य करती हैं और यह उद्देश्य भी समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त होने चाहिए। जोन्स के अनुसार सामाजिक संगठन वह व्यवस्था है जिसमें समाज के विभिन्न भागों में व्यक्तियों, समूहों, संस्थाओं और समितियों में परस्पर तथा संपूर्ण समाज में एक सार्थक संबंध स्थापित होता है। जब समाज की विभिन्न इकाइयों, समाज के विभिन्न भागों, व्यक्तियों, समूहों, संस्थाओं और समितियों में परस्पर सहयोग पाया जाए और यह सहयोग इस प्रकार का हो कि इससे संपूर्ण समाज में एक सार्थक संबंध की स्थापना हो, तब यह अवस्था सामाजिक संगठन की अवस्था है। सामाजिक संगठन प्रक्रिया तथा दशा दोनों है। दशा के रूप में यह समाज की विभिन्न इकाइयों के ढांचे एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित हैं। प्रक्रिया के रूप में समाज की विभिन्न इकाइयों में सह अस्तित्व का विकास है। यह मोटवानी की परिभाषा है। यह प्रक्रिया और दशा दोनों की बात करते हैं। दशा विभिन्न इकाइयों का एक दूसरे के साथ संबंध है और प्रक्रिया विभिन्न इकाइयों के साथ एक दूसरे का कार्य और सह अस्तित्व की भावना है। सामाजिक संगठन समाज के विभिन्न अंगों के एकीकरण तथा उनके क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित होने और प्रकार्यात्मक एकता को दर्शाता है। इसमें विभिन्न इकाइयां आपस में संबद्ध होकर इस प्रकार की एक सामाजिक संगठन का निर्माण करती हैं जिससे सामाजिक एकीकरण बढ़ता है, उसको स्थायित्व मिलता है। जीवन गतिशील है, परिवर्तनशील है, समाज भी गतिशील है, परिवर्तनशील है। सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक यह परिवर्तन की प्रक्रिया लगातार जारी है। गतिशीलता है, परिवर्तनशीलता है। किसी भी समाज में परिवर्तन की गति धीमी या तीव्र हो सकती है। प्राचीन समय में, प्राचीन काल में परिवर्तन की गति धीमी थी। आधुनिक समय में सामाजिक परिवर्तन की गति बहुत तीव्र है। परिवर्तन से पुरानी समाज व्यवस्था बदलती है और उसका स्थान नवीन समाज व्यवस्था ग्रहण करती है। परिवर्तित स्थिति में व्यक्तियों और समूहों को बदली हुई परिस्थिति के साथ सामंजस्य स्थापित करना होता है। जहां सुगमता से सामंजस्य स्थापित हो जाता है, वहां सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संगठन बना रहता है, समाज संगठित रहता है। जहां बदली हुई परिस्थिति से व्यक्ति और समूह सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते, वहां अनेक व्यक्तिक और सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं और समाज विघटन की ओर अग्रसर होता है। सामाजिक संगठन की विशेषताएं। समाज में विभिन्न संस्थाएं होती हैं और प्रत्येक संस्था का अपना एक ढांचा होता है और जिसके अनुसार ही वह संस्था अपना कार्य संचालन करती है। प्रत्येक समाज के कुछ मूल्य होते हैं और इन मूल्यों को बनाए रखने के लिए समाज अपने सदस्यों पर अनेक प्रकार से नियंत्रण लगाता है। इस प्रकार भौतिक परिस्थिति के अनुसार भौतिक परिस्थितियों से सामंजस्य करने के लिए सामाजिक मूल्यों के प्रति समान आदर, सामाजिक संस्थाओं का
अपने पद के अनुसार कार्य करना आवश्यक होता है, और यही सामाजिक संगठन है। सामाजिक संगठन की विशेषताओं में सम्मिलित हैं एकाधिक नियामक इकाइयां, जैसे कि अभी हमने शरीर के माध्यम से और घड़ी के माध्यम से देखा था कि शरीर की अनेक इकाइयां हैं, घड़ी की अनेक इकाइयां हैं, वह आपस में मिलती हैं, उनका स्थान निर्धारित है और वह निर्धारित स्थान पर रहते हुए अपने दायित्वों को पूरा करती हैं। तो एक से अधिक इकाइयां होती हैं। दूसरी विशेषता है इकाइयों में क्रमबद्ध सहयोग होता है। वही घड़ी और शरीर की बात वापस आती है कि शरीर के अनेक अंग हैं, परंतु वह अपना निर्धारित काम करते हैं, क्रमबद्ध रूप से एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते हैं और उससे शरीर का संचालन होता है, घड़ी का संचालन होता है। आंख देखने का काम करती है, मस्तिष्क को संदेश देती है और उससे कार्यवाही पूर्ण होती है। इकाइयों के मध्य प्रकार्यात्मक संबंध पाया जाता है। सुव्यवस्थित रूप से कार्य संचालन करने के लिए इकाइयों के मध्य प्रकारात्मक संबंधों का पाया जाना अत्यंत आवश्यक है। यदि इकाइयों के मध्य प्रकार्यात्मक संबंध ना हो तब वह इकाई वह कार्य नहीं कर पाती जो कार्य करने के लिए वह नियत है, और इससे संगठन अव्यवस्थित होता है। जैसे शरीर की अभी हमने चर्चा की कि आंख देखने का काम करती है, संदेश देती है मस्तिष्क को और फिर काम होता है, और यह प्रकार्यात्मक संबंध है। इकाइयों की पूर्व निश्चित स्थिति है। इकाई मनमाने ढंग से संयोजित नहीं होती, बल्कि उनका स्थान निर्धारित है और वह निर्धारित स्थान पर रहते हुए ही उस संपूर्ण शरीर रचना या संपूर्ण संगठन को संचालित करने में अपना सहयोग दे पाती है। सामाजिक संगठन एक सापेक्षिक अवधारणा है। इसका तात्पर्य यह है कि सामाजिक संगठन एक ऐसी अवधारणा है जिसमें हम ये देखते हैं कि ऐसा देखने में कभी नहीं आता कि कोई भी समाज पूर्ण रूप से संगठित हो, 100% संगठित हो या वह पूर्ण रूप से विघटित हो। संगठन और विघटन में अंतर मात्रा का होता है। इस माध्यम से हम कह सकते हैं कि समाज में संगठन भी पाया जाता है, विघटन भी पाया जाता है। यह एक सापेक्षिक अवधारणा है। संगठन एक अमूर्त अवधारणा है। सामाजिक संगठन एक अमूर्त अवधारणा है। संगठित समाज की अवधारणा एक अमूर्त अवधारणा है जिसका प्रयोग केवल तुलनात्मक और विश्लेषणात्मक अध्ययनों के लिए किया जाता है। सदस्यों के कार्यों पर नियंत्रण। सामाजिक संगठन में सामाजिक संगठन के सदस्यों के कार्यों पर नियंत्रण लगाया जाता है। प्रत्येक सामाजिक संगठन में संगठन के सदस्यों की भूमिका का निरंतर मूल्यांकन किया जाता है। उनकी कार्यकुशलता बढ़ाए रखने के लिए प्रयास किए जाते हैं और संगठन को नियंत्रित करने के लिए शक्ति के अनेक केंद्र होते हैं। यह केंद्र एक अथवा एक से अधिक हो सकते हैं और यह सब मिलकर लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में संगठन को सहयोग प्रदान करते हैं। सामाजिक नियंत्रण ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सामाजिक विघटन को रोका जा सकता है। सामाजिक संगठन की अगली विशेषता है अधिकतम सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति। सामाजिक संगठन का निर्माण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कोई भी सामाजिक संगठन लक्ष्य या उद्देश्य विहीन नहीं होता, और इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ध्यान देने की बात यह है कि उद्देश्यों की भी अपनी एक सीमाएं होती हैं और उन सीमाओं और अंतः संबंधित क्षेत्रों के अंतर्गत ही वह संगठन अपना कार्य करता है। यह व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो एक अथवा एक से अधिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बनाया गया है। इसलिए सामाजिक संगठन सामाजिक लक्ष्यों तथा उनको प्राप्त करने के सर्वमान्य साधनों के उपयोग पर निर्भर करता है। सामाजिक संगठन में स्थायित्व का अंश पाया जाता है। अभी हमने कहा था कि एक सापेक्षिक अवधारणा है। पूर्ण संगठन नहीं पाया जाता, पूर्ण विघटन की अवस्था नहीं पाई जाती, परंतु सामाजिक व्यवस्था का संतुलित रूप ही सामाजिक संगठन है। प्रत्येक संगठन में अनुरक्षण संबंधी अनेक संस्थाएं होती हैं जो उस संगठन को स्थायित्व और संतुलन प्रदान करने के लिए कार्य करती हैं। यदि समाज की सामाजिक इकाइयां कोई निर्धारित कार्य नहीं करती और विघटन की अवस्था आती है तो वह अनुरक्षण इकाइयां, अनुरक्षण संस्थाएं
अपना काम करती हैं और पुनः संगठन की स्थिति को लाती हैं। इकाइयों में नियमबद्धता और क्रमबद्धता पाई जाती है। ये इकाइयां सचेत रूप से संयोजित होती हैं, प्लान्ड होती हैं। सामाजिक संगठन सचेत रूप से संयोजित इकाइयों का लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए कार्यप्रणाली के आधार पर पूर्णतः नियोजित संगठन है। सामाजिक संगठन की विभिन्न इकाइयों में कोई भी इकाई निष्क्रिय या बिना काम के नहीं होती। यदि वह निष्क्रिय या बगैर काम के तो सामाजिक संगठन में असंतुलन पैदा होता है। सामाजिक संगठन की प्रकृति परिवर्तनशील होती है। सामाजिक संगठन कोई स्थिर अवधारणा नहीं है, ये चर्चा हम बार बार कर रहे हैं। ये एक गतिशील अवधारणा है। सामाजिक संगठन में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं और वास्तव में संगठन में निरंतरता और स्थायित्व का कुछ ना कुछ अंश होने के बावजूद भी ऐसे नियामक यंत्र लगे होते हैं जो संगठन की क्रियाओं तथा परिवर्तनशील पर्यावरण से उसका अनुकूलन समायोजन करवाते हैं। सामाजिक संगठन की परिवर्तनशील प्रकृति होने के बाद भी सामाजिक संगठन परिवर्तित अवस्था में अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। एक विचारधारा सामाजिक संगठन के पीछे अनिवार्य रूप से पाई जाती है। प्रत्येक सामाजिक संगठन की अपनी कोई एक विचारधारा होती है जो संगठन की मान्यताओं के निर्धारण और संरचना में उनको नियमितता प्रदान करने में सहायता देती हैं, कार्यप्रणाली को निर्धारित करने में सहायक होती हैं। प्रत्येक संगठन का अपना एक निश्चित नाम होता है जिसके माध्यम से उसे जाना जाता है। यह भी सुनिश्चित करता है कि इस सामाजिक संगठन के कौन कौन से सदस्य हैं और उनकी एक लिखित सूची भी होती है। समूह की अंतः क्रियाओं से अंतः संबंधित होता है संगठन। समाज में अनेक प्रकार के समूह और संस्थाओं का योग होता है। इन समूहों और संस्थाओं से संबंधित व्यक्तियों में अंतःक्रिया होती रहती है और यही अंतःक्रियाएं सामाजिक संगठन के निर्माण में सहायक होती है। अंतःक्रियाओं के अभाव में सामाजिक संगठन की कल्पना नहीं की जा सकती। परंतु यह बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए, ये बात उल्लेखनीय है कि लक्ष्य निर्देशित होने के बावजूद भी सामाजिक संगठन को समिति नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह समिति की तरह अस्थायी ना होकर कुछ ना कुछ अंशों में अपने आप में निरंतरता को भाव को रखता है। सामाजिक संगठन में निरंतरता पाई जाती है। सामाजिक संगठन के आवश्यक तत्व। सामाजिक संगठन के 5 प्रमुख आवश्यक तत्व हैं। उनमें पहला है परिस्थिति और भूमिका। प्रत्येक समाज में समाज की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सदस्यों को परिस्थिति और भूमिका प्रदान की जाती है। उनकी परिस्थिति और भूमिका निर्धारित होती है और उस परिस्थिति और भूमिका के अनुसार ही उन्हें अपने कार्य करने होते हैं। जब तक ऐसा होता है तब समाज संगठित रहता है। अर्थात सामाजिक संगठन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व यह है कि उसके सदस्य अपनी परिस्थिति और भूमिका को स्वीकार करें और स्वीकार करते हुए उसके अनुसार ही कार्य का संचालन करें। दूसरी आवश्यक तत्व है सदस्यों में मतैक्य। सामाजिक संगठन के सदस्यों में मतैक्य का होना आवश्यक है और इसी मतैक्य के आधार पर सामाजिक संगठन अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। इस स्थिति में समाज के सदस्य सामाजिक समस्याओं पर समान प्रकार के दृष्टिकोण से विचार करते हैं। चूंकि समाज गतिशील था और इस गतिशील समाज में गतिशीलता की निरंतरता के कारण समाज के मूल्यों और आदर्शों में भी परिवर्तन होता रहता है। इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अनेक बार समाज संगठन की स्थिति से बिखर कर बिगड़ कर विघटन की ओर मुड़ जाता है। परंतु एक संगठन तभी जीवित रह सकता है जब उसके सदस्य वापस अपने आप में मतैक्य को स्थापित कर लें। मतैक्य अगर बिगड़ा है, विघटित हुआ है, तो मतैक्य की स्थापना आपसी विचार विमर्श के माध्यम से करके संगठन के अस्तित्व को बनाए रखा जाता है। ताकविल का मत है कि एक समाज
तभी जीवित रह सकता है जबकि उसके अधिकांश सदस्य अधिकतर वस्तुओं के प्रति एक समान दृष्टिकोण रखते हों, बहुत से विषयों में एकमत हो तथा एक प्रकार की घटना उनके मस्तिष्क पर एक जैसा प्रभाव डालती हो। सामाजिक नियंत्रण तीसरा आवश्यक तत्व है। सामाजिक संगठन में सामाजिक नियंत्रण का होना आवश्यक है। सामाजिक नियंत्रण की बाध्यता ही व्यक्ति को उसकी परिस्थिति के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। परस्पर सहयोग बढ़ाकर और इकाइयों में सामंजस्य को स्थापित करके सामाजिक संगठन में सामाजिक नियंत्रण के माध्यम से व्यवस्था का निर्माण किया जाता है। जब तक समाज के सदस्य रीति रिवाज, परंपराओं आदि के अनुसार निर्धारित कार्य को करते रहते हैं, समाज में संगठन बना रहता है। समाज निरंतर परिवर्तनशील है, इसकी हम अनेक बार चर्चा कर चुके हैं, और इस परिवर्तनशीलता के कारण समाज के ढांचे में भी लगातार परिवर्तन होता रहता है। सामाजिक ढांचे में परिवर्तन जो हो रहा है उससे समाज की संरचना गड़बड़ाने लगती है। ऐसी अवस्था में समाज में व्यवस्था को निर्माण करने के लिए, संगठन को बनाए रखने के लिए सदस्यों पर नियंत्रण लगाना आवश्यक हो जाता है, और ऐसा नियंत्रण सदस्यों पर लगाया जाता है ताकि वह अपनी निर्धारित परिस्थिति और भूमिका का निर्वाह करें, परिस्थिति का ध्यान रखें और परिस्थिति के अनुरूप भूमिका का निर्वाह करें। इसे दो भागों में बांटा जा सकता है नियंत्रण को, औपचारिक नियंत्रण और अनौपचारिक नियंत्रण। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण अधिक स्पष्ट और विशेषीकृत होते हैं। यह जटिल समाजों को नियंत्रित करने के महत्वपूर्ण साधन हैं, जैसे कानून, जेल, पुलिस आदि। सामाजिक संगठन को बनाए रखने के लिए इनका निश्चित सीमा में रहकर कार्य करना आवश्यक है। अनौपचारिक सामाजिक संगठन यद्यपि अधिक स्पष्ट नहीं होते, परंतु समाज को नियंत्रित करने में इनका मौलिक स्थान होता है, क्योंकि इनके अंतर्गत लोकरीतियां, रूढ़ियां, प्रथा, परंपरा, संस्था को सम्मिलित किया जाता है और यह हमें जन्म से ही सिखाई जाती हैं। सामाजिक संगठन में इन अनौपचारिक विधियों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इन्हीं के द्वारा व्यक्तियों के व्यवहारों को स्थायित्व मिलता है। यह व्यक्ति की आत्मा से संबंधित होते हैं और इसलिए समाज के सभी सदस्य इनका पालन अपने आप या स्वतः प्रेरणा से करते हैं। अगला आवश्यक तत्व है संस्थाएं। संस्थाएं सामाजिक संगठन का अत्यंत आवश्यक तत्व है, क्योंकि व्यक्तिगत जीवन पर, व्यक्ति के जीवन पर इनका विशेष प्रभाव पड़ता है। संस्थाएं सामाजिक संगठन को बनाए रखने में अपना योगदान देती हैं। धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं व्यक्ति को समान उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती हैं और संगठन को बनाए रखने में सहयोग प्रदान करती हैं। परिवार का सामाजिक संगठन में भी महत्वपूर्ण योगदान है। अंतिम है कानून। कानून राज्य द्वारा पारित किए जाते हैं और इनके पीछे राज्य की दंडात्मक शक्ति होती है। कानून विघटनकारी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण लगाते हैं, उन पर रोक लगाते हैं और सामाजिक संगठन को बनाए रखने में अपना योगदान देते हैं। मेरा विश्वास है कि सामाजिक संगठन से संबंधित यह विस्तृत चर्चा समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी होगी। आप जानते हैं कि मेरे YouTube चैनल पर समाजशास्त्र विषय के अतिरिक्त सामाजिक, पारिवारिक और राष्ट्रीय महत्व के प्रसंग तथा आपके लिए प्रेरणात्मक प्रसंग भी सम्मिलित हैं। आपने यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूं। आपका बहुत धन्यवाद।